केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार हमेशा एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ रहे हैं और यहां तक कि बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान भी किया। कौशल किशोर ने मोदी सरकार की प्रशंसा की और कांग्रेस के बयानों को देश विरोधी बताया। सांसद जी हमारे बीच में। मूल बात यह है कि जो कांग्रेस है ये देश की आज़ादी के पहले से ही आरक्षण के भी विरोध में थी, डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में भी थी। इसलिए जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर जी न शामिल हो पाए, इसलिए कांग्रेस ने संविधान सभा के चुनाव में भी डॉक्टर अम्बेडकर को हराया। फिर उसके बाद योगेन मंडल जी एक सीट खाली करा करके डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से चुनाव जितवाया, तब जाकर के वो संविधान सभा में शामिल हो पाए और फिर उसके बाद वो संविधान कमेटी के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने, जिनके नेतृत्व में संविधान बना। वो जो कांग्रेस का जीन्स लगातार अभी तक के राहुल गांधी तक आते आते पारिवारिक तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अभी राहुल गांधी जी जब अमेरिका की यात्रा में गए, राहुल गांधी जी अमेरिका की ही नहीं पूरे विश्व का दौरा करते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने 257 से ज़्यादा यात्राएं 2013 के बाद किया है, 14 के चुनाव के हारने के बाद कांग्रेस के, और इसमें से अधिक यात्राएं गुप्त यात्राएं थी। 2014 में चुनाव हारने के बाद ये म्यांमार पहुंच गए, 21 दिन वहाँ रहे, 11 दिन कंबोडिया में रहे, फिर भूटान चले गए, भूटान के राजदूत से मिले, वहाँ चीन के राजदूत से मिले। क्यों मिले, क्या कारण है, ये बहुत, चूँकि हम और आप सब इसी देश के निवासी हैं, एक सोचने का विषय है, ये जानने का विषय है। लेकिन अभी जब ये गए अमेरिका में तो इन्होंने वहाँ कह दिया कि हम जब समर्थ होंगे, मतलब जब भारत जो है निष्पक्ष बनेगा, निष्पक्ष का मतलब है, इनका साफ साफ सा ये मतलब है कि भारत के संविधान के तहत चल रही केंद्र की सरकार या भारत का संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, क्या वो निष्पक्ष नहीं है? अभी उसको निष्पक्ष नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि वो निष्पक्ष जब भारत रहेगा तब हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, जो भी आरक्षण है खत्म कर देंगे। यानी 10% आरक्षण जो अपर कास्ट को भी संशोधन करके भारत के संविधान में दिया गया है, उसको भी वो खत्म कर देने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर में लागू थी और वहाँ पर भारत का संविधान ही नहीं लागू था, इसलिए भारत के संविधान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ लागू की जाती थी वहाँ पर उनको उसका लाभ नहीं मिलता था। यहाँ तक कि वहाँ के कुछ वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनको स्कूल तक के जाने नहीं दिया जाता था, केवल साफ सफाई का काम ही उनसे किया जाता था। जैसे ही धारा 370 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और 35 से वहाँ पर खत्म होकर भारत का संविधान लागू हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी और अपर कास्ट के लोगों को भी आरक्षण लागू हुआ, लोगों को आवास मिलने लगे, लोगों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन मिले, किसानों के खाते में पैसा जाने लगा, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर भी लागू हुई। लेकिन इसके पहले जो है, अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर इन लोगों ने विरोध करते ही चले गए। जो पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी आरक्षण पर उंगली उठाने का काम किया था और नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की काका कालेलकर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, नहीं लागू कर दिया। उसके बाद में 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और का आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। आप सोचिए कि डॉक्टर अम्बेडकर
दलित समाज से थे, उनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना और उन्हें 20वीं सदी का ज्ञान का प्रतीक घोषित किया गया दुनिया का। और नेहरू जी ने ये कहा कि आरक्षण से दोयम दर्जे के नागरिक की क्षमता पैदा होती है। इस तरीके का ब्लेम लगाना, बुद्धि किसी के बाप की बकौती नहीं होती और जाति आधारित और धर्म आधारित नहीं होती। बुद्धिमान कौन होगा, कितना होगा, ये उसके रहन सहन और उसके आर्थिक क्षमता पर निर्धारित नहीं है, जाति क्षमता पर निर्धारित नहीं है। लेकिन नेहरू ने जो इस तरीके के बात बोली वो पूरी तरीके से शेड्यूल कास्ट, SC/ST विरोधी, पिछड़े वर्ग विरोधी, गरीब तबके की विरोधी की बात है। इसके अलावा नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का, मैंने जैसा पहले बताया कि अम्बेडकर सभा में आने नहीं दिया देने का प्रयास किया और फिर 2 बार जो चुनाव लड़े 1952 में और 1954 में, दोनों बार कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराने का काम किया। एक बार उनके सेक्रेटरी को ही उनके सामने खड़ा करके डॉक्टर अम्बेडकर को हरा करके अपमानित करने का काम किया कि आप जो भी संविधान के भले कमेटी के चेयरमैन रहे हो, आपके नेतृत्व में बना, लेकिन जिनको आप आरक्षण दे रहे हो, जिनको सुविधाएं दे रहे हो, देखिए हम उसी के तहत आपको हराने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत ही अपमान करने का काम कांग्रेस ने शुरू से करने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने, जबकि 21 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय किया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसमें भारत के लोगों की आत्मा बसती है, संविधान की आत्मा बसती है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जब वो उनका चुनाव शून्य कर दिया गया रायबरेली से, हाईकोर्ट ने कर दिया, तो उन्होंने इमरजेंसी लागू की, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया और 1976 में बगैर किसी बैठक को बुलाए दरकिनार करके सारे संविधान की चीज़ों को, जब लोकतंत्र को उन्होंने की हत्या कर दी पूरी तरीके से, संविधान को सस्पेंड कर दिया, उस पीरियड में 1976 में उन्होंने भारत के संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया और उसमें पंथ निरपेक्षता की जगह उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने का प्रयत्न किया। भारत के संविधान में अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावना में मूल आत्मा में, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा 21 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस तरह का निर्णय किया था, उनको मान करके एक तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का और संविधान का अपमान करने का काम इंदिरा गांधी जी ने 1976 में किया। इसके अलावा जो है ओबीसी का आरक्षण, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था, उसमें इंदिरा गांधी जी ने भी उसको दरकिनार करके डस्टबिन में डाल दिया था, उसको लागू करने का काम नहीं किया। वो लागू भी उसके बाद जब वीपी सिंह जी आए तब उन्होंने लागू करने का काम किया इस रिपोर्ट। 1966 में 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन किया गया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ और ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर के किया। जैसे नंबर 1, 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये कांग्रेस के पीरियड में संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो जनरल समाज के थे, अपर कास्ट के लोग थे, उनको 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी सूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण का 10 वर्ष के लिए फिर से विस्तार किया गया, क्योंकि 10 साल के बाद यह आरक्षण समाप्त होता है,
तो इसके लिए 10 साल के बाद फिर से उसका आगामी विस्तार करने का काम किया गया। 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संविधान में संशोधन करने का काम किया गया। इसके पहले राजीव गांधी जी ये कहते थे कि 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी की थी, शेड्यूल कास्ट आरक्षण पर, और कहा था कि इस आरक्षण के माध्यम से हमें बुद्धों को बढ़ावा नहीं देना, यानी शेड्यूल कास्ट एससी समाज के लोगों को बुद्धों का। आज मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जब उनका कंपटीशन होता है तो जनरल से वो आगे निकल करके आते हैं। किसी भी कंपटीशन में जनरल में निकल करके आगे आते हैं, वो आगे बढ़ करके बढ़ने का काम करते हैं। राजीव गांधी के मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध भी राजीव गांधी ने किया था जब ये लागू की गई थी, और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था। मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूल संविधान में, इसका कोई जिक्र नहीं किया था। और ये आरक्षण की डिमांड किसी भी कीमत पर जो है धर्म पे आधारित नहीं बनाई गई थी। उन्होंने धर्म पे आधारित आरक्षण देने की वकालत राजीव गांधी जी ने किया था। जबकि जो ये आरक्षण है, ये आरक्षण एससी और एसटी का जो है अनटचबिलिटी के आधार पर हुआ था, इसलिए 100% मिला। और पिछड़े वर्ग को आबादी के 50% का मिला, 27%, उस समय 54% आबादी थी, वो आर्थिक आधार पे उनको दिया गया। और जो अपर कास्ट का आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने तय किया 10%, वो भी आर्थिक आधार पर तय करने का काम किया गया था। लेकिन इसके बाद भी आप देखें कि जामिया मिलिया 2011 में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1981 में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के ये अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इन लोगों को जोड़ा गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में, और इनकी मान्यता है। लेकिन आज भी जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को एडमिशन के लिए वहाँ पर आरक्षण के नियम को लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया। उस आंदोलन की खिलाफत भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हुई, जामिया मिलिया में भी हुई। लेकिन इसमें ना शेड्यूल कास्ट, न मतलब एससी एसटी और ओबीसी किसी को आरक्षण देकर के वहाँ पर उन बच्चों को एडमिशन नहीं देने का काम किया जाता। 93 संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने में छूट दी गई, और हर एक इस कदम में सैकड़ों संस्थानों में पिछले संस्थानों के अधिकार छीन लिए गए। और ये कांग्रेस के पीरियड में 2005 में किया गया, जब मनमोहन जी की सरकार थी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के 57 वर्ष तक के जो है कांग्रेस की सरकार चलती है, और इस तरीके से कई डिस्कशन भी हुए। जब 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, संविधान गौरव यात्रा निकालने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही संविधान को अपनाने के लिए उन्होंने जो 25 नवंबर को 1949 को जो संविधान की कापी जब राष्ट्रपति जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री जी को जब प्रस्तुत की थी दी थी, वो उसको और उसके दूसरे दिन 26 नवंबर को 1949 को उसको अधिसूचित कर दिया गया था, नोटिफिकेशन कर दिया गया था। उसको संविधान दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने
उसको मनाने की घोषणा की, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने का काम नहीं किया, क्योंकि उनको चिढ़ थी डॉक्टर अम्बेडकर से, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का काम नहीं किया। संविधान का 90 बार दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस ने किया। अनुच्छेद 356 का उपयोग करके 90 बार स्टेट की सरकारों को बर्खास्त करने का भी काम किया गया। इसके अलावा ओबीसी कोटा जो होता है आरक्षण का, उसमें आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को ओबीसी से काट करके देने का काम किया। जबकि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रतिकूल है। ऐसा करने का काम किया है। तो इस तरीके से जो है, अगर देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा मूर्ति जो तेल चित्र है लगना चाहिए था, वो भी वहाँ पर नहीं लगने दे रहे थे। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बड़ा विवाद उसमें हुआ, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का तेल चित्र लगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय जो था उसका नामकरण बदला, उसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में उसका नाम रखा। और माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का उनको एक सशक्तिकरण के लिए बड़ा ही उस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से उनको अधिकार दिए, ताकि वो लोग मजबूत होने का काम करें। इसके अलावा जो है, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में जो ऐतिहासिक स्थलों का काम था, उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महू में, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली का महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैतन्य भूमि शामिल है, उसका पूरी तरीके से निर्माण कराया और पंच तीर्थ बनाने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, जबकि उनको बहुत पहले भारत रत्न के उससे सम्मानित करना चाहिए था। इसका कांग्रेस ने हमेशा विरोध करने का ही इसमें काम किया। कुल मिलाकर के मैं कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के अंदर एक डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अच्छा संदेश जाए, इसके लिए एक ऐप बनाया, उसका नाम भीम ऐप रखा। और उसकी वजह से जो है, वो भीम ऐप में जाएंगे तो निश्चित तरीके से बहुत सी चीज़ें निकल करके आएंगी। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जिस तरीके से वो कानून मंत्री रहते हुए और भारत के संविधान को पूरी तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी संविधान के तहत लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। उसी संविधान के तहत कि लोगों को हक और अधिकार मिले, कोई भूखा न रहे, कोई बगैर इलाज का न रहे, कोई बगैर आवास के न रहे। इसलिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू की और उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 करोड़ आवास लोगों को दिए और 3 करोड़ आवास फिर से मंजूर करने का काम किया। लोगों के अंदर जो एक मानसिक रूप से आर्थिक विषमता का एक डर जो पैदा रहता है गरीब तबके में, तो जरूरत की चीज़ें जैसे कि गैस सिलेंडर, चूल्हे करीब 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उपलब्ध कराए और लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये हर साल देते हैं। ये जो इस तरीके की सुविधाएं पूरे देश में, जिनके घर में बिजली नहीं थी, सबके घर में एक सौभाग्य योजना के तहत लोगों के घरों तक के बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिलाने का काम किया। इस तरह तमाम ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लागू की, जिससे खाते खुले और उनके खातों में सीधे पैसा गया। ये सारी योजनाएं जो हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए, वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो,
उसको देने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो जाते हैं विदेश में, वो किन लोगों के हाथ में खेलते हैं? देश विरोधी विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन गए हैं राहुल गांधी जी। और दो ही बात करते हैं, दो मुद्दे। देश के अंदर संविधान की किताब लेकर के घूमे और ये झूठा प्रचार किया कि मोदी जी की सरकार फिर से आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, इसके बाद वोट नहीं पड़ेगा। हर महीने महिलाओं को 8500 रुपये खटाखट मिलेगा, साल में 1 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा प्रचार किया। 4 तारीख को गिनती होगी, 4 जून को, 5 जून को आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लोग कांग्रेस के दफ्तर गए, पैसा मांगना शुरू किया महिला, ऐसे झूठ बोला। उसी संविधान को जिसके यहाँ पर डर पैदा कर रहे थे, जिस आरक्षण पर डर पैदा कर रहे थे इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, अमेरिका में जाकर के वहाँ पर विरोध किया कि जब सक्षम सरकार हमारी यानी और निष्पक्ष भारत बनेगा, मतलब कितना बड़ा ब्लेम लगाया, निष्पक्ष भारत, यानी संविधान हमारा निष्पक्ष नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, तब हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। दो ही बात करना, ऐसे राहुल गांधी जो इतने बार यात्रा करने जाते हैं, उन पर पैसा कौन खर्च करता है? मैं भी 2 बार से सांसद रहा हूं। एक सांसद एक टर्म में सरकार के खर्चे पर एक बार विदेश यात्रा कर सकता है, लेकिन 257 बार विदेश यात्रा में जो पैसा खर्च हुआ वो किसका है? क्या खुद राहुल गांधी जी ने खर्च किया, या कांग्रेस ने खर्च किया, या इसके पीछे कोई और खर्च करने वाला है? विदेश में जाकर के ये भारत विरोधी बात क्यों करते हैं? दलितों के विरोध की बात क्यों करते हैं? पिछड़ों की विरोध की बात क्यों करते हैं? आरक्षण विरोधी बात क्यों करते हैं? और मोदी जी की खिलाफत जो भी करना हो पार्लियामेंट के अंदर या यहाँ देश के अंदर करें, लेकिन विदेश में जाकर के भारत विरोधी बातें करना, लोकतंत्र विरोधी बातें करना, ये राहुल गांधी के जीन्स में अगर आया है तो किसके द्वारा आया है? और अगर इस तरीके का जो लगातार करते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, वो किसके कहने पर बोल रहे हैं? इसके बहुत डिटेल में जाएंगे तो सारी चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन ये विदेशी ताकतें जो भारत विरोधी, जो भारत को विकसित भारत नहीं बनना देना चाहते हैं, मोदी जी का जो टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और नशा मुक्त भारत बनाना। सर, आपने एक चीज का जिक्र किया, अम्बेडकर का जिक्र किया और ये कह दिया कि राहुल गांधी और अम्बेडकर के विचार में आरक्षण विरोधी अगर होती तो बीजेपी ने साफ साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी जारी हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाकर के उसमें तय कर दिया कि इस आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उनके परपोते बयान देते होंगे वो उनका अपना निजी बयान है, वो क्यों बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी SC, ST, OBC और अपर कास्ट के गरीब तबके को 10% आरक्षण देने के पक्ष में है और इसीलिए भारत के संविधान में संशोधन किया और उसका विस्तार भी करने का काम किया। इसलिए जो भी बयान देता है वो गलत तरीके से बयान है, किसके कहने पर दे रहा है ये भी एक जांच का विषय। मोदी सरकार जब से आई है तब से अलग अलग राजनीति में वापस आना मायावती जी का, फिर से सक्रिय भूमिका अदा करना अच्छी बात है, तो कोई गलत बात नहीं है। और कभी भी कोई भी राजनीति में सक्रिय रूप से रहे, हमेशा के लिए रहे, इसके लिए बीजेपी स्वागत करती है, किसी पर रोक लगाने का काम नहीं करती। लेकिन मैं साफ तौर पर बीजेपी का एजेंडा बताया, बीजेपी का एजेंडा साफ है पूरी तरीके से। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा साफ है। SC, ST, OBC का आरक्षण, 10% अपर कास्ट का आरक्षण,
जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से खत्म करके संविधान को वहाँ लागू किया, जिससे वहाँ आरक्षण मिल रहा है। पूरी तरीके से साफ है, आरक्षण के हित में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक की रहेगी तब तक के आरक्षण पूरी तरीके से रहेगा। संविधान में आरक्षण के सवाल पर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो भी इस संबंध में बात करता है वो गलत प्रचार करता है बीजेपी के बारे में। राहुल गांधी का आरक्षण वाले जो बयान का आरक्षण विरोधी बयान है और वो SC, ST, OBC से राहुल गांधी ही ने, कांग्रेस हमेशा इसके विरोध में रही है। डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में कांग्रेस रही है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को शुरू से ही कांग्रेस पसंद नहीं करती है, ना नेहरू जी, ना इंदिरा जी, ना राहुल गांधी जी, और ना अब उनके जो राहुल जी है वो राजीव गांधी जी ने भी पसंद नहीं किया। एक सवाल है दयालदास बघेल जी से, सर आप वो ये कि विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मीडिया के साथियों की बहुत जरूरत है। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने 2047 तक भारत को दुनिया का सिरमौर, यानी हम शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अपने सिक्योरिटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम रोजगार के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, हर परिवार विकसित हो, हर परिवार आत्मनिर्भर बने और नशे से दूर रहे। इसके लिए ड्रग्स फ्री इंडिया का भी मूवमेंट मोदी जी ने शुरू किया। इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी मदद के बगैर विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और नशा मुक्त भारत बनाना ये भी जरूरी है और आपके मदद से ही संभव होगा। दूसरा, जो विदेश में जाकर देश विरोधी बातें करते हैं उनका पर्दाफाश करना आप ही के द्वारा जनता के बीच में जाएगा। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, विदेशी फंडिंग आई है, तमाम NGO जिनको FCI की मान्यता मिली हुई थी उनमें अपार धन आया हुआ है और वो धन का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए सरकार ने उस पर जांच करने का काम करेगी और जांच होगी तब पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।